नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 92 पर। दोस्तों, मैं ललित द्विवेदी आपके साथ में हिंदी साहित्य की क्लासेस डिस्कशन करता हूं और हिंदी साहित्य की क्लासेस डिस्कशन करता हूं वो भी पीवाईक्यूज के माध्यम से। दोस्तों, पीवाईक्यूज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। जो भी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, किसी भी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, वह हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं और उसके साथ में दोस्तों आप सभी को एक्सप्लेन बारीकी से डिस्कशन किया जाता है। आधुनिक काल, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में छायावाद हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और छायावाद में हम लोगों ने दूसरा पार्ट डिस्कशन कर लिया था। दोस्तों, आप सभी को पता है कि टीजीटी, पीजीटी की एग्जाम डेट्स आप सभी के सामने है। टीआरई 4 की आज आप सभी को, आज नहीं कल आप सभी के सामने शिक्षा मंत्री जी ने बयान भी दे दिया है कि मई में संभवतः टीआरई 4 की विज्ञापन आप सभी का आ जाएगा और जून में परीक्षा हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सभी का समझ लीजिए टाइम कम है। सभी एग्जाम्स आप सभी के मई जून में लगे हुए हैं, चाहे आरपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, चाहे आपका सभी का यूपी टीजीटी पीजीटी का हो। लेकिन हिंदी अगर आप सभी का पूछा जाता है किसी भी परीक्षा में, तो यह क्लासेस आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होंगी और आप लोगों को डायरेक्ट प्रश्न यहीं से मिलना तय है। तो आप लोग प्रश्नों की सीरीज को ज्वाइन रखिए, भले आप कुछ भी पढ़ते रहिए। आप लोग अगर यह सीरीज ज्वाइन करते रहते तो आप सभी को पीवाईक्यूज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 165 तक डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं 166 नंबर प्रश्न से। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र की बुक कंप्लीट कर रहे हैं। घटना चक्र की बुक आप सभी को पता है कितनी कारगर और कितनी ज़बरदस्त बुक है। उससे भी अगर आप लोग पढ़ के जाते हैं तो आप सभी का लगभग 60 to 70% आप सभी का हिंदी साहित्य तैयार हो जाता है। जो बचता है 20-30% तो वह आप सभी का बुक से तैयार हो जाता है। तो बुक्स अगर आप लोग प्रिपेयर करते हैं, साथ में पीवाईक्यूज एक कर लेते हैं, तो आप सभी का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे जहाँ से पूछ लिए। निहार की रचना किसने की है? 166 नंबर प्रश्न है कि निहार की रचना किसने की है? तो निहार की रचना महादेवी वर्मा जी ने की है। हम लोग जो पिछली वीडियो डिस्कशन किए थे तो उसके ऊपर वाला हम लोग पैसेज डिस्कशन किए थे, उसी में यह डिस्कशन किया गया था कि निहार की रचना किसने की है। तो महादेवी वर्मा ने महादेवी वर्मा के बारे में डिस्कशन किया गया था। दोस्तों, 167 नंबर प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। ठीक है दोस्तों, तो काव्य संकलन कौन सा है? निहार है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 168 नंबर प्रश्न देख लीजिए। सप्तपर्णा किसकी कृत है? तो सप्तपर्णा आप सभी की कृत किसकी है? महादेवी वर्मा जी की है। यह पीजीटी 2000 में पूछा गया प्रश्न है। यह कभी भी पूछा जा सकता है। सप्तपर्णा किसकी कृति है? तो महादेवी वर्मा जी की कृति है। यह हम लोग ऊपर देख चुके हैं एक साथ में, तो इसलिए यहाँ पर हर पैसेज में लिखा हो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। तो ऊपर हम लोग पिछली वीडियोज में देख चुके हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देखिएगा जाकर। और जो व्याकरण की क्लासेस चल रही उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो काम्बो आप सभी का हो जाएगा। हिंदी साहित्य और साथ में हिंदी व्याकरण दोनों घटना चक्र से कंप्लीट करवाई जा रही हैं और घटना चक्र बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप लोग एक बार करके देखेंगे, आप सभी को समझ में आ जाएगा कितने क्वालिटी के क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं। 169 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो किसमें है? महादेवी वर्मा में। या टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है 2011 का प्रश्न। देख लीजिए, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। 169 नंबर प्रश्न है कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसमें गीतों की मधुर मर्माभिव्यक्ति अधिक है? तो महादेवी वर्मा जी के गीतों में मर्माभिव्यक्ति बहुत है। ठीक है, तो 170 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? महादेवी वर्मा जी ने किया। किसने किया? महादेवी वर्मा जी ने किया है। केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किया है महादेवी वर्मा जी ने। यह याद रखना, यह पूछा जा सकता है आप सभी का, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, 171 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यह भी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। मैं नीर भरी दुख की बदली, यह कथन किसका है? तो ये भी महादेवी वर्मा जी का है। किसका है? महादेवी वर्मा जी का है। चलिए दोस्तों, हम लोग यह पैसेज देखेंगे और पैसेज देखने के साथ साथ में जब यह पैसेज देख लेंगे तो उसके बाद में आप सभी को दिखाई देगा कि आगे आने वाले प्रश्न इसी पैसेज से पूछे जाएंगे। महादेवी वर्मा का दुखवाद किसी सीमा तक समाज कल्याण की भावना से संपृक्त है। वह जब अपने जीवन की तुलना नीर भरी दुख की बदली से करती हैं तो वह आध्यात्मिक साधना के साथ साथ लोक कल्याण की भावना भी विद्यमान रहती है। जिस प्रकार घटा स्वयं को गलाकर सृष्टि को सुख और शीतलता प्रदान करती है, यह दीपक स्वयं जलकर राख हो जाता है किंतु परिवेश को आलोकित करता है। उसी प्रकार महादेवी स्वयं साधना की आग में जलकर सामाजिक जीवन को अधिक सुखद और मंगलमय बनाना चाहती हैं। वह कहती हैं, दुख वृत्ति निर्माण उन्मद ये अमरता नापते पद, बांध देंगे अंक संस्कृति से तिमिर में स्वर्ण बेला। यह आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा
और यह डायरेक्ट पंक्तियां पूछी जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 172 नंबर प्रश्न। अंततः हम लोगों को प्रश्न डिस्कशन करना है, वो भी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न, तो हम लोग प्रश्नों पर ज़्यादा फोकस करेंगे, व्याख्या जल्दी जल्दी करके आगे के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, 172 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो डॉक्टर नामोर सिंह का है। किसका है? डॉक्टर नामोर सिंह का है कि छायावाद 172 नंबर प्रश्न कहता है, छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। छायावाद संबंधी यह अभिमत कथन इनमें से किस आलोचक का है? तो किस आलोचक का है? डॉक्टर नामोर सिंह का है। यह जेएससी प्रवक्ता 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों नामोर सिंह के बारे में हम लोग कुछ देखेंगे, थोड़ा धुंधला दिखता होगा, लेकिन हमारी आवाज़ सुनेंगे तो आप सभी लोगों को क्लियरिटी होती चली जाएगी। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा। डॉक्टर नामोर सिंह का कथन है, लाइन खींच रहे हैं आप लोग, सुनते जाना। डॉक्टर नामोर सिंह का कथन है कि छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। तो यह आप लोगों को याद रखना है, फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक, तो यह डॉक्टर नामोर सिंह का कथन था। अब यहाँ पर देख लीजिए, प्रमुख पुस्तकें देख लीजिए डॉक्टर नामोर सिंह की। तो छायावाद नामोर सिंह का है। कविता के नए प्रतिमान, यह बार बार वनडे एग्जाम्स में पूछा गया प्रश्न है। कविता के नए प्रतिमान यह स्टड में भी पूछा गया प्रश्न है, तो नामोर सिंह का है। दूसरी परंपरा की खोज, यह किसकी है? नामोर सिंह की पुस्तक है। वाद विवाद संवाद, यह किसके? नामोर सिंह की है। आलोचक के मुख से, नामोर सिंह की है। इतिहास और आलोचक, ये भी नामोर सिंह की है। तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा, छायावाद, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, आलोचक के मुख से, इतिहास और आलोचना, यह किसके हैं? नामोर सिंह की पुस्तकें हैं। अब दोस्तों हम लोग 173 नंबर प्रश्न देख रहे हैं। थोड़ा स्पीड में चलेंगे इसलिए क्योंकि प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और टाइम हमारे पास में कम होता है। ज़्यादा समय गंवा देंगे तो आप लोग देखेंगे नहीं, और तो आप लोगों को यह डिस्कशन करने से कोई मतलब भी नहीं रहेगा। आप लोग जितना डाइजेस्ट कर पाए उतना ही डिस्कशन किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, यह पंक्ति किसकी है? तो महादेवी वर्मा जी की है। किसकी? महादेवी वर्मा जी की है। यह केवीएस पीजीटी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तेरा वैभव देखूं या जीवन का क्रंदन देखूं, तो महादेवी वर्मा जी की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा क्योंकि बार बार महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां पूछी जाती हैं, हर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। एक है दुविधा शीर्षक से कविता महादेवी वर्मा जी की, उसी में से यह पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा। 174 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देख रहे हैं। महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह की कविताएं, महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं? तो सप्तपर्णा, किस पर? सप्तपर्णा पर। तो ये भी याद रखना आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि काव्य महादेवी वर्मा की किस काव्य संग्रह की कविताएं वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं। तो वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित हैं, तो कौन? सप्तपर्णा। ये भी याद रखना, काव्य संग्रह सप्तपर्णा। सप्तपर्णा याद रखना, जेएससी प्रवक्ता 2021 में पूछा गया है। तो टीआरई 4 टीजीटी पीजीटी ग्रेड 1 ग्रेड 2 आरपीएससी के एग्जाम से उसमें भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, किसी भी परीक्षा में रिपीट किया जा सकता है। यह आप लोग देख लेंगे महादेवी वर्मा जी के बारे में, तो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियर होगा और आप सभी को बहुत लाभ पहुंचाएगा। छायावादी कवित्री महादेवी वर्मा के सप्तपर्णा काव्य संग्रह की कविता वैदिक संस्कृत के विभिन्न काव्यांशों पर आधारित है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं और बनते ही रहेंगे। काव्य देख लीजिए महादेवी वर्मा की, एक तो निहार है, दूसरा रश्मि है, तीसरा नीरजा है और चौथा सांध्य गीत है। तो सांध्य गीत जैसे नीरजा रश्मि निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, या 2 या 4 याद रखना, 5 जो है 4 है, निहार रश्मि नीरजा सांध्य गीत, ये 4 याद रखना आप लोग। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला है महादेवी वर्मा जी को? तो यामा पर मिला है। यह काव्य कृति है, यामा क्या है? काव्य कृति है, और इस पर मिला है महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब पूछ लिया जाएगा द्विवेदी पदक महादेवी वर्मा जी को किस पुस्तक में मिली है? तो स्मृति की रेखाएं कृत पर मिली है द्विवेदी पदक। शेख सरिया पुरस्कार नीरजा काव्य कृति पर मिली है। किस पर मिली है? शेख सरिया पुरस्कार नीरजा काव्य कृति पर मिला हुआ है। ठीक है, और पद्म भूषण आप सभी को उपाधि को मिली हुई, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए दोस्तों 175 नंबर प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा किसकी है? निराला की कविता। निराला जी का फुल फॉर्म आप लोग, मतलब पूरा नाम आप लोग बताएंगे, निराला जी का पूरा नाम आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 175 नंबर प्रश्न है,
राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव है? तो किसका है? कृतवास रामायण का। किसका है? कृतवास रामायण का। यह याद रखना आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। टीजीटी 2005 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए, और हम लोग इसको थोड़ा देखेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। कृतवास रामायण के आधार पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य रचना की है। राम की शक्ति पूजा मिथक काव्य की रचना की है। कृतवास ओझा बंगाल के लोकप्रिय कवि थे और निराला जी ने इनकी रामायण कथा में परिवर्तन तो नहीं किया है, लेकिन राम के चरित्र को आधुनिक मनुष्य के अंतर्द्वंद से जोड़ दिया है। निराला की कविताओं पर भारतीय दर्शन का गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। गहरा प्रभाव है राम की शक्ति पूजा लंका कांड के कथानक पर। लंका कांड के कथानक को लेखक सॉरी लंका कांड के कथानक को लेकर लिखी गई एक लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा। इसमें अपने सर्जन के निजत्व के समीपतम पहचान का प्रतिफलन है। यह राम कथा कम निराला के रचनात्मक संशय, संघर्ष, आत्म बलिदान की कहानी अधिक है। तो यह आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। यह है 176 नंबर प्रश्न। यह पूछा गया असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 परीक्षा में। निराला की राम की शक्ति पूजा किससे प्रेरित है? तो कृतवास रामायण पर से प्रेरित है। इतना याद रखना, यह पूछा गया प्रश्न है। 177 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निराला की कविता राम की शक्ति पूजा पर किस रचना का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा हुआ? यह 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो कृतवास रामायण का। यह किसकी रचना है? कृतवास ओझा की रचना है। ठीक है, ये भी याद रखना। पीजीटी 2021 का प्रश्न देख लीजिए। पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह इंपॉर्टेंट है, यह फिर से पूछा जा सकता है कि पंत जी की रचनाओं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। तो आप सभी को याद रखना पड़ेगा कि यह रामचंद्र जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, यह पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 179 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। यह पूछा गया है टीआरई 2 में प्रश्न पूछा गया है। 179 नंबर प्रश्न देख लीजिए। पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के प्रति भी, मतलब पंत जी ने क्या किया है? समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई है और गांधीवाद के भी प्रति रुचि दिखाई है। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद है और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें पसंद है। ठीक है, तो पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का, यह आप सभी को बताना है किस आलोचक का यह कथन है। तो यह आलोचक, यह देख लीजिए, बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। पीजीटी टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न, तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? इस पैसेज को जरूर देखेंगे। इस पैसेज को देखने से थोड़े आगे के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा रुककर 1 मिनट इस पैसेज को पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आगे के प्रश्न हम लोग सॉल्व करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के संबंध में उपयुक्त कथन जो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, और कथन देख लीजिए शुक्ल जी के, जो पंत जी के संदर्भ में कहा हुआ है। कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। ठीक है, तो कवि की मतलब पंत जी की। ये भी किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। और दूसरा कथन क्या कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने पंत जी के बारे में? पंत जी के संदर्भ में पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना पल्लव है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा पंत जी की पहली रचना कौन मानी जाती है? तो पल्लव मानी जाती है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह और साहस का तथा पुरानी काव्य पद्धति के विरुद्ध प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रदर्शन है। अब यहाँ पर देखेंगे पंत जी की रचनाएं वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव, अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं। यह पैसेज पूछ लिया गया था, ये पंक्तियों को पूछा गया था टीआरई 2 में, जबकि यह देख लो यहाँ पर पैसेज में दिया हुआ है। तो ऐसे ही प्रश्न बनते हैं और आप सभी के सामने से आकर निकल जाते हैं। आप सभी लोग भाप में नहीं पाते कि यह प्रश्न कहाँ से उठाया गया है। पीजीटी 2021 का प्रश्न है उत्तराखंड। 180 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? तो सुमित्रानंदन पंत का जन्म स्थान कहाँ है? कौसानी में है। कहाँ है? कौसानी में है। ठीक है, तो यह अल्मोड़ा जिले में पड़ता है, इतना याद रखना। और पंत जी का जन्म हुआ था 1900 में। कब हुआ था? 1900 में, इतना याद रखना बस, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब लेकिन यह उत्तराखंड हो गया है, पहले यह था उत्तर प्रदेश।
121 नंबर प्रश्न का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। फिर से पढ़ दे रहे हैं 121 नंबर प्रश्न। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो यह दोस्तों पंक्तियां किसकी हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, तो यह किस कृत से ली गई हैं, तो युगांत से ली गई हैं। किससे ली गई, युगांत से ली गई हैं। तो ये भी याद रखना, जीएससी प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है, रिपीट हो सकता है प्रश्न। चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा यह देख लेते हैं, यह देखेंगे तो हम लोगों को थोड़ा आगे के प्रश्न समझ में आएंगे। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां छायावादी कवि, तो पहले याद रखना सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि हैं। सुमित्रा नंदन पंत जो उनके काव्य संग्रह युगांत में संकलित हैं, जो पंक्तियां हम लोग पढ़ रहे थे वह युगांत में संकलित हैं। युगांत की पहली कविता है गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यह आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा कि युगांत की पहली कविता है। तो पहली कविता कौन सी है, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। यह है पहली कविता। इस काव्य संग्रह की कविताएं रूढ़िगत मान्यताओं का खंडन, नवीन आदर्शों की स्थापना, समानता, स्वतंत्रता और प्रेम भावना को भी अभिव्यक्त करती हैं। इतना याद रखना, ठीक है, यह आप सभी के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों 182 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और यह बीपीएससी पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो छायावाद के प्रश्न आप सभी को मिल रहे हैं, बीपीएससी टीआरई में पूछे गए प्रश्न है, पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है टीआरई 2 का। 182 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत आधुनिक काल के किस धारा के कवि हैं। तो आधुनिक काल के सुमित्रा नंदन पंत, हम लोगों ने ऊपर ही देख बोला था मैंने कि छायावादी कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बताना है। 183 नंबर प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य कौन सा है। तो पंत जी का महाकाव्य है लोकायतन। ठीक है, कौन सा है, लोकायतन। याद रखना पंत जी का महाकाव्य डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है, पंत जी का महाकाव्य लोकायतन है। लोकायतन तो है लेकिन हम लोग देखेंगे क्या, यह पैसेज में देखेंगे तो आप सभी लोगों को डिस्कशन हो जाएगा और लगेगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बन सकता है। लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित महाकाव्य है। तो यह महात्मा गांधी जी पर आधारित है लोकायतन। यह बार बार पूछा गया, फिर से पूछा जाएगा। प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा चुका है कि 1964 में यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है, यह 2 खंडों में है। कितने खंडों में, 2 खंडों में पूछा जा सकता है कि लोकायतन कितने खंडों में, 2 खंडों में। किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की। किस पर आधारित है, महात्मा गांधी पर। और यह महाकाव्य है और 1964 में प्रकाशित हुआ था और 2 खंडों में विभाजित है। बाह्य प्रवेश और अंतः चेतना, यह 2 खंड हैं। कौन कौन से, बाह्य प्रवेश है और अंतः चेतना है। इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। इतना भी याद रखना, आप सभी के लिए, लोगों के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है लोकायतन से संबंधित। अब यूके पीजीटी 2020 का प्रश्न देख लीजिए, कितना तगड़ा क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पिछला हम लोग पैसेज पढ़े थे, उसी पर आधारित एक प्रश्न आप सभी को मिल गया, यही। तो लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और दूसरा महामानव। हम लोग महामानव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्योंकि यह ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। किसके द्वारा, ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है। तो महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है, लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है। ठीक है, दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रबंध काव्य। कौन है, प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जबकि आत्मजयी कुंवर नारायण सिंह के जीवन पर आधारित है। यम और नाचिकेता प्रसंग पर एक पुरुष और के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता तो डॉक्टर विनय की काव्य रचना होती। इस प्रकार विकल्प में क्या दिया गया, नाम त्रुटिपूर्ण है। तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा कि महामानव ठाकुर प्रसाद सिंह की रचना है जो कि महात्मा गांधी जी के जीवन पर आधारित है। 185 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर देखेंगे और उत्तर देखने के साथ साथ में हम लोग थोड़ा पैसेज देखेंगे। पैसेज इसलिए देखेंगे क्योंकि आगे के प्रश्न उसी से रिलेटेड होंगे, तो आप सभी लोगों को समझ में आएंगे। ठीक है, 204 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। तो 204 नंबर प्रश्न कौन सा होगा, 204 नंबर प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। तो कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। बचपन का नाम गोसाई दत्त था। यह पूछा गया है कि बचपन का नाम गोसाई दत्त किसका था, तो सुमित्रा नंदन पंत जी का था। ठीक है, पंत जी की अन्य रचनाएं देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्छ्वास पंत जी की रचना है, ग्रंथि पंत जी की रचना है और वीणा पंत जी की रचना है। लोकायतन गांधी जी पर आधारित रचना है। पल्लव
गांधी जी पर नहीं लोकायतन गांधी जी पर आधारित है। पल्लव पंत जी की रचना है। गुंजन पंत जी की रचना है। युगांत पंत जी की रचना है। युगबाड़ी पंत जी की रचना है। स्वर्ण किरण पंत जी की रचना है। स्वर्णधूलि पंत जी की रचना है। उत्तरा पंत जी की रचना है। वीणा पंत जी की रचना है। चिदम्बरा पंत जी की रचना है। पतझर पंत जी की रचना है। एक भाव क्रांति पंत जी की रचना है। गीत हंस पंत जी की रचना है। शंख ध्वनि पंत जी की रचना है। किरण वीणा पंत जी की रचना है। समाधिता और ग्राम्या ये भी पंत जी की रचनाएं हैं। तो इतनी पंत जी की रचनाएं अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आप सभी का प्रश्न गलत नहीं होगा। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा रचित एक कृति है जो प्रबंध काव्य है, जिसे लोकायतन कहते हैं। लोकायतन गांधी जी पर आधारित है। तो यह प्रबंध काव्य ये भी याद रखना, ठीक है। यह 2 भागों में डिवाइड है, ठीक। तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। सुमित्रानंदन पंत को 1960 ईस्वी का हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किस पुस्तक के लिए मिला था यह पूछा जाता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए मिला था, ठीक। तो सुमित्रानंदन पंत जी को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1960 में, कला और बूढ़ा चांद के लिए, ठीक है। जो कि काव्य संग्रह है। क्या है? काव्य संग्रह है, दिया गया था। तो लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो लोकायतन पर कौन सा पुरस्कार मिला था? सोवियत लैंड नेहरू और चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। किसको मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। अगर पूछा जाए कि हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पुस्तक के लिए मिला था, तो आप सभी को बताना पड़ेगा कला और बूढ़ा चांद। सुमित्रानंदन पंत की ग्राम्य जो कृति है का संबंध किससे? ग्रामीण परिवेश से। यह पूछा जा सकता है डायरेक्ट कि ग्राम्य किससे संबंधित है? ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, ठीक है। गांव की विविध समस्याओं पर आधारित यह है ग्राम्य, ठीक। युगबाड़ी देख लीजिए। युगबाड़ी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदबद्ध किया गया है, ठीक। तो युगबाड़ी में क्या किया गया है? मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है, ठीक। पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना की थी। तो आप सभी को बताना पड़ेगा पंत जी की पहली रचना कौन सी है? तो गिरजे का घंटा है। यह कब प्रकाशित हुई थी? 1916 में। लोकायतन कब प्रकाशित हुई थी? तो 1964 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। याद रखना और इम्पोर्टेंट है। गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह कहा जाता है। तो अच्छा, पहला पूछा जाए तो आप सभी लोग बताएंगे गिरजे का घंटा। अगर पूछा जाए अंतिम तो गुंजन को अंतिम माना जाता है, ठीक। तो आप सभी लोगों को याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 186 नंबर का प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर 2019 का प्रश्न है। पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। किस पर मिला था? चिदम्बरा पर। अगर पूछा जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था? तो 1960 में मिला था। किसको? पंत जी को मिला था। किस पुस्तक के लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए। इतना याद रखना इंपॉर्टेंट है। और 187 नंबर प्रश्न हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। चिदम्बरा के रचनाकार कौन है? तो पंत है। पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत। यह टीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न था। लोकायतन किस विद्या की रचना है? तो यह प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य। यह 2 खंडों में विभाजित है, इतना भी याद रखना। और यह प्रकाशित 1964 में हुई थी, ठीक है। लोकायतन यह गांधी जी पर आधारित है, ये भी याद रखना, गांधी जी के जीवन पर, ठीक ठीक। यह यूके पीजीटी 2020 में पूछा गया प्रश्न था। 189 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। पंत जी की ग्राम्य कृति का संबंध है, तो ग्राम्य कृति का संबंध है ग्रामीण प्रवेश से, ठीक है। 2009 पीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। 1990 का प्रश्न हम लोग 190 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। 1990 का बता रहे हैं। 190 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। लोकायतन के रचयिता हैं, तो लोकायतन के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, ठीक। तो लोकायतन के रचयिता कौन है? सुमित्रानंदन पंत। पंत की देख लीजिए, पंत की पहली रचना कौन सी है? आप सभी को बताना है पंत की पहली रचना कौन सी है? गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। ये भी याद रखना, पीजीटी 2003 में पूछा गया प्रश्न है। 192 प्रश्न हम लोग देख रहे हैं और डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न है। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, मतलब प्रकृति निरीक्षण से मिली कविता करने की रचना प्रेरणा, ठीक है। जिसकी श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह कथन किसका है? सुमित्रानंदन पंत जी का है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा हम लोग यह पैसेज देखेंगे। पैसेज देखने का मतलब यही होता है कि आगे के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे और सुमित्रानंदन पंत जी के बारे में डिटेल्ड चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे और जानने को मिलेंगी। सुमित्रानंदन पंत का है छायावादी कवि। सुमित्रानंदन पंत का वह कथन था जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। चलिए रचनाएं देख लेते हैं। कला और बूढ़ा चांद, उच्छ्वास,
युगवाणी ग्रंथ, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, समाधिता। समाधिता यह नया है, जब पिछले पैसेज में हम लोगों ने डिस्कशन किया था तो उसमें से यह नया है समाधिता। ग्राम्य, चिदम्बरा, पल्लव और गुंजन, ठीक, यह भी याद रखना। चलिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था चिदम्बरा के लिए, लोकायतन प्रबंध का भी है, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। प्रथम कविता इनकी गिरजे का घंटा है। और ग्राम्य कृति ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। ग्राम्य कृति ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। परिवर्तन, यह देख लीजिए इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन कविता पल्लव काव्य संग्रह से संग्रहित है। तो पल्लव काव्य संग्रह में संग्रहित है परिवर्तन कविता, ठीक है। तो परिवर्तन की कविता किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? पल्लव में। अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि, अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत। यह डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाएगा। यह नया पैसेज फिर देख लीजिए। अपने अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित हुए सुमित्रानंदन पंत, ठीक। तो यह पूछा जाता है कि अपने अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन से भी प्रभावित कौन हुए? सुमित्रानंदन पंत हुए। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। देख लीजिए, प्रकृति के सुकुमार कवि कौन कहे जाते हैं? सुमित्रानंदन पंत। इन्हें छायावादी और प्रगतिवादी के संधि स्थल का कवि महाकाना कहा जाता है, ठीक है। छायावादी और प्रगतिवादी, छायावाद के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रगतिवाद, ठीक है। और पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है? तो पल्लव को कहा जाता है। हम लोग 193 प्रश्न देख रहे हैं। 193 नंबर प्रश्न देख लीजिए। इनमें सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, तो परिमल नहीं है। कौन नहीं है? परिमल नहीं है सुमित्रानंदन पंत की रचना, ठीक है। तो यह पीजीटी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। बाकी वीणा हो गई, पल्लव हो गई, ग्रंथ हो गई, ये सब क्या है? सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाएं हैं, ठीक है। और परिमल किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कृति है, रचना है। 194 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है? कृषक क्रंदन इनमें से किसकी काव्य कृति है, यह आप सभी को बताना है। तो गया प्रसाद स्नेही जी की है। किसकी? स्नेही जी की है कृषक क्रंदन। यह डीजीएससी प्रवक्ता 2021 का प्रश्न है। कृषक क्रंदन गया प्रसाद शुक्ल स्नेही जी की काव्य कृति। चलिए, 195 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 2012 में पूछा गया प्रश्न है जीएससी प्रवक्ता में। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई? हम लोग पिछले ऊपर जो पैसेज पढ़ रहे थे तो यही डायरेक्ट मिला हुआ था, तो सोच लीजिए, वो इसलिए पैसेज पढ़ा जाता है कि आगे के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो परिवर्तन किसमें संग्रहित है? किस काव्य संग्रह में संग्रहित है? सुमित्रानंदन पंत जी के। तो पल्लव में संग्रहित है। किसमें? पल्लव में। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न दोस्तों देख लेते हैं। तो 96 नंबर प्रश्न देखते हैं, लेकिन देख लीजिए पूछा कितनी बार गया है। पीजीटी 2002, यूके पीजीटी 2020, पीजीटी परीक्षा 2009, मतलब मल्टीपल टाइम्स पूछा गया प्रश्न है। तो ये समझ लीजिए कि कभी भी कहीं भी पूछा जा सकता है। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी कवि है, तो हिंदी कवि कौन है? अरविंद दर्शन से प्रभावित सुमित्रानंदन पंत है, क्योंकि हम लोगों ने पैसेज में देखा भी था। चलिए, यह देख लिया जाए, थोड़ा सा पैसेज है क्या जाता है। सुमित्रानंदन पंत ने अरविंद दर्शन के आधार पर नया दर्शन ढूंढने का प्रयास किया था, ठीक। फिर भी उनकी रचनाओं पर अरविंद दर्शन की गहरी छाप है। अरविंद दर्शन को अपनाकर पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा करते हुए पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, रश्मि बंधन, गीत हंस, स्वर्णिम चक्र, समाधिता जैसी रचनाओं पर अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ये भी याद रखना, ठीक है। 197 नंबर प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, जो कि जीएससी प्रवक्ता 2017 का प्रश्न है। 197 नंबर प्रश्न। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सुमित्रानंदन पंत जी होंगे। इनमें से कौन सा कवि सुमित्रानंदन पंत जो है अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुए? तो वही है सुमित्रानंदन पंत, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं प्रश्न, और आप लोग हल्के में बिल्कुल ना लेना। पीपीएससी टीजीटी में 2023 में पूछा गया प्रश्न है, मतलब टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है यह, ठीक है। टीआरई 2 में पूछा गया प्रश्न है टीजीटी में। इनमें से कौन सा छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ? सेम डिक्टो प्रश्न रिपीट कर दिया गया। ऊपर वाला प्रश्न पूछा गया था जीएससी प्रवक्ता 2017 में, और यह 2023 में बीपीएससी टीजीटी में पूछ लिया गया। तो हम कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, आप लोगों को कहीं से पढ़ने की जरूरत कुछ नहीं पड़ेगी, उसी से आप सभी लोगों के काम भर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो यह सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 199 नंबर प्रश्न हम लोग देख लेते हैं कि दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी 2015 का प्रश्न है। अरविंद दर्शन से बहुत ही प्रभावित थे
तो सुमित्रानंदन पंत थे। अरविंद दर्शन से कौन प्रभावित था? सुमित्रानंदन पंत। 2005 का प्रश्न देख लेते हैं, टीजीटी में पूछा हुआ प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य है, यह बताना है सभी को। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यह सत्य है। असत्य हम लोगों को बताना है, लेकिन ये वाला ऑप्शन सही है। पल्लव पंत की रचना है, बिल्कुल सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतेंदु युग के कवि हैं, यह गलत है, छायावादी कवि हैं। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। 201 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, और 201 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा, हालांकि सामने लिखा हुआ है, बताना नहीं, हम लोगों को डिस्कशन करना है। तो 201 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या क्या होगा? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो या सुकुमार कवि या राजकुमार किसे कहा जाता है? तो पंत को कहा जाता है। ठीक है, तो यह 2000 टीजीटी में 2016 में, एनवीएस 2014 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है। यूके पीजीटी 2018 का प्रश्न है। चलिए दोस्तों, और यहाँ पर यह देखने वाला है, यह जो आप सभी के सामने अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में यही दो देखने वाले हैं, बाकी हम लोग ऊपर डिस्कशन कर चुके हैं। मंगलेश डबराल, तारा पांडे, चंद्र कुमार बरत्वाल भी उत्तराखंड के ही रचनाकार हैं, और तारा पांडे छायावादी कावित्री हैं। ठीक, कौन है? तारा पांडे छायावादी कावित्री हैं। तारा पांडे छायावादी कवि नहीं, कावित्री हैं। ठीक है, 203 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 का प्रश्न है। सुमित्रानंदन पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दुधमुआ प्रयास कहा है? तो वीणा को कहा है। किसको कहा है? वीणा को कहा है। तो दोस्तों हम लोग 203 नंबर प्रश्न पर छोड़ रहे हैं, और अगले प्रश्न से हम लोग अगली